हेलो 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 एवरीवन। तो आज हम लोग जो है क्लास 12th का केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 2 है, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। हालांकि ये 3 चैप्टर हुआ करता था लेकिन सॉलिड स्टेट जब से हट गया ये दूसरे नंबर पर आ गया, ठीक है ना। चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफ़ी वेटेज जो है इस चैप्टर से रहता है, काफ़ी नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है ना। और भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, इसका कंटेंट क्या है, हम लोग को क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में कवर करना है। चलो तब स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर का कंटेंट के बारे में। तो हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे चैप्टर में। तो हम लोग डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जो कि क्लास 11th में एक चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। वहाँ पर जो है हम लोग इसके बारे में बात किए थे। तो जो बच्चा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ा है थोड़ा सा रिवीजन उसको कर लेना, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा इन शॉर्ट में रिवीजन कर लेना, जिससे बेसिक आइडिया इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर टोटली इसी पर बेस्ड है। रेडॉक्स रिएक्शन वाला टॉपिक अगर आएगा अच्छे से तो ये चैप्टर हम लोग को ईजी लगेगा, नहीं आएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये टॉपिक, ठीक है ना। चलो तो हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, हम लोग बात करेंगे कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक एंड मोलार कंडक्टिविटी, हम लोग कंडक्टिविटी की बात करेंगे इसमें। चलो हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कोलराउज लॉ, एक लॉ यहाँ पर है काफी इंपॉर्टेंट लॉ, कोलराउज लॉ। इससे न्यूमेरिकल वगैरह भी हम लोग बात करेंगे, बनाएंगे न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना, जिसका एलिमेंट्री आइडियाज हम लोग को लेना है। फिर बात करेंगे ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, हम लोग लीड एक्यूमुलेटर की बात करेंगे। हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे, जो कि क्लास 11 का रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़े थे। हम लोग नॉनेस्ट इक्वेशन की बात करेंगे और इसका क्या एप्लीकेशन होगा केमिकल सेल में, उसकी बात हम लोग करेंगे। हम लोग इसमें रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंजेस एंड ईएमएफ ऑफ सेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग इसमें बात करेंगे फ्यूल सेल के बारे में, हम लोग बात करेंगे इसमें कोरोजन के बारे में। तो इतना टॉपिक अपने को इस चैप्टर में कवर करना है। खास बात यह है कि इसमें हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग बैटरी बनाना सीख जाएंगे, बैटरी कैसे काम करता है, ठीक है ना। बैटरी में हम लोग पानी जो डालते हैं वो क्यों डालते हैं, हम लोग डिस्टिल वाटर डालते हैं, है ना। बैटरी में कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इलेक्ट्रोड क्या क्या इसमें मिलाते हैं, क्या क्या डालते हैं इसमें, जितना भी टॉपिक है मतलब बैटरी कंप्लीट बनाना हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहले हम लोग का क्लास थोड़ा सा बेसिक जाएगा, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन तुम लोग पहले से पढ़ चुका है, उसी को फिर से जो है यहाँ पर रिवीजन हम लोग को करना है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन पर ही हमारा चैप्टर बेस्ड है। बात क्लियर ना सबों को, स्टार्ट किया जाए। चलो फिर टॉपिक सबसे पहले हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का हम लोग जानेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कहता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात हम लोग करते हैं सबसे पहले। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना वो फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होता है ना, उसी एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और इसी का यूज हम लोग करते हैं। तो ये जो स्टडी है ना, इसी स्टडी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग एक ऐसा फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन प्रोडक्शन हम लोग देखते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है, जो केमिकल रिएक्शन, जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है ना, उससे जो एनर्जी निकल रहा उसी एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बनाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर दो ठो हम लोग कंपार्टमेंट लिए हैं, दो इलेक्ट्रोड हम लोग इसमें लगाए हुए हैं, ठीक है ना। देखो एक में क्या होता है, एक में इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है ना, और जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना तो वायर से ये क्या होता है कि दौड़ते 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 दूसरे वाले टर्मिनल तक आ जाता है। तो बताओ दूसरे टर्मिनल में आया, यहाँ का जो आयंस है ना उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, और गेन कर लिया मतलब क्या हो गया, यहाँ से लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर से दौड़ा दौड़ा इधर आया, इसमें चले आया। मतलब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है मतलब फ्लो ऑफ चार्ज हम लोग क्या जानते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक करंट का प्रोडक्शन हो जाएगा। इसी के मैकेनिज्म
मेटाबॉलिज्म की बात हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं, और ढेर सारा टॉपिक्स हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, ये सब टॉपिक अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं इसी के बारे में, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ठीक है ना, क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन। देखो जो रेडॉक्स वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक हमारा हो गया रेड और एक हो गया हमारा ऑक्स। तो रेड का मतलब क्या हो गया? रेड जो वर्ड है वो रिडक्शन से आया है। कहां से आया है? रिडक्शन से आया है। और ऑक्स जो वर्ड है ना, वो ऑक्स कहां से आया है? तो ऑक्स हमारा है ऑक्सीडेशन से आया है। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ये दोनों प्रोसेस हमारा हो। कौन सा दोनों प्रोसेस? ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस, दोनों ही अगर जिस रिएक्शन में हमारा हो रहा है साथ साथ ना, उसी को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। देखो ऑक्सीडेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर कभी कोई भी चीज जो है, कोई भी रिएक्शन करा रहा है ना, उससे इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का रिलीज कर रहा है ना, तो हम लोग उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं अपने पास में जिंक है, अपने पास क्या है? जिंक है अपने पास क्या है? अपने पास जिंक है। अब ये जो जिंक हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो जिंक हम लोग देख रहे हैं जैडन, जो देख रहे हैं हम लोग जैडन हम लोग देख रहे हैं जिंक क्या करेगा? जिंक जो है अपने पास में, जिंक जो है अपने पास में, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और लूज करके ये क्या बना देगा? जैडन 2+ आयन बना देगा। मतलब यहाँ पर लूज किया। जब कभी किसी में इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कभी इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अगर कभी लूज करेगा ना, तो हम लोग इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक ना। अब देखो रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन निकाला ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब यहाँ पर मान लो मैग्नीशियम लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर? या मान लो कॉपर ले लिए। तो कॉपर जो हमारा है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, कॉपर 2+ आयन, कॉपर 2+ आयन इस 2 इलेक्ट्रॉन को ले करके अपने आप को कॉपर मेटल में कन्वर्ट कर देगा। तो एक तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है और एक तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा रिडक्शन कहलाता है। ठीक ना। और ये दोनों रिएक्शन जहां साथ में होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। बात समझ में आया क्या? अब देखो क्या होता है, यहाँ पर एक चीज को क्लियर करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो बात समझना, जैसे अगर मान लो मेरे पास में क्या है, अपने पास में है, मेरे पास में क्या है? मेरे पास चलो यही रिएक्शन को लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में कॉपर का 2+ है ना, और साथ में क्या लिए? मैग्नीशियम ले लिए हैं। अब क्या हो जाएगा? ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? देखो ये जो है ना, ये मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो अपना क्या बना देगा? मैग्नीशियम का आयन बना देगा। ठीक है ना। अब ये जो कॉपर जो है ना 2+ आयन, वही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इसी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन कर लिया, यही ले लिया ये, और लेने के बाद क्या बना दिया? अपने आप को कॉपर बदल दिया। क्या बदल दिया? कॉपर सॉलिड फॉर्म बदल दिया। बात समझ में आता है? चलो अब देखो क्या हुआ है, यहां पर बोलेंगे ये लूज किया है, मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। मतलब मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। मैग्नीशियम क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। मैग्नीशियम क्या हुआ है? मैग्नीशियम यहाँ ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। जबकि कॉपर 2+ आयन गेन किया है, इसको बोलेंगे रिड्यूस्ड हुआ है। ये क्या हुआ है? ये वाला हमारा कॉपर 2+ आयन रिड्यूस्ड हुआ है। बात समझेगा? ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और ये क्या हुआ है? रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर हो क्या रहा है? देखो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन किसके मदद से हुआ? इसके मदद से हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकाला था ना वो ले लिया। मतलब जब तक ये लिया नहीं था तो ये देगा नहीं इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो है कॉपर 2+ आयन इसके इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तभी तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ ना। मतलब इसके हेल्प से हुआ ना, तो इसके हेल्प से हुआ तो इसको बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करेगा, जिसके मदद से ऑक्सीडेशन होता है, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पर देखो क्या है ना कि ये रिड्यूस हुआ है। ये रिड्यूस किसके वजह से हुआ? इसके वजह से हुआ। मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तब ना ये इलेक्ट्रॉन को लिया है। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन करा इसके मदद से। मतलब ये क्या करा रहा है? ये रिडक्शन करा रहा। मतलब इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। अब यहाँ पर गौर करने वाला बात यह है कि जो ऑक्सीडाइज्ड होता है ना, वही वाला हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। बात समझा ना। और जिसका रिडक्शन होता है, जो रिड्यूस्ड होता है, वो हमारा क्या होता है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट और ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। बात समझ में आया क्या? चलो तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक चीज देख सकते हैं कि सब्सटेंस विच कैन लूज
वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जो ऑक्सीडाइज करेगा ना, वो क्या कहलाएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। बात समझ में आया ना। एंड द सब्सटेंस व्हिच कैन गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जो क्या करेगा, गेन करेगा, और गेन कर रहा है मतलब खुद रिडक्शन कर रहा है, और जो खुद रिड्यूस्ड हो रहा है वो वाला हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, या जिसको ऑक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट समझने में? यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो इसको समझने के लिए हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। क्या ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे? अपने पास एक ट्रिक होगा, खाली जगह है कहीं, चलो यहाँ बताते हैं। अच्छा यहाँ पर तो लिखा हुआ है लेकिन इसको लिख के बताते हैं। देखो क्या है अपने पास में, अपने पास में है एक ट्रिक है लियो गर। क्या ट्रिक है? लियो गर। देखो लियो जो है ना, लियो वर्ड जो है वो क्या होता है, इसको कहते हैं लियो वर्ड जो है वो इसका मतलब होता है शेर। लियो का मतलब क्या होता है? शेर होता है। और गर मतलब क्या हो गया? इसका फोनेशन हो गया, इसका साउंड हो गया, कैसे साउंड निकालता है, ये कैसे बोलता है, कैसे साउंड निकालता है। तो शेर का आवाज कैसा दहाड़ता है वो, मतलब गरगराहट, गर आवाज निकलता है उसका। शेर जो है वो गर आवाज निकालता है, ये याद रखना। शेर, लियो जो गर आवाज निकालता है। तो क्या हो गया, लियो से हो गया लूज, ठीक है ना, और ई से इलेक्ट्रॉन, और ओ से क्या हो गया, ओ से ऑक्सीडेशन हो गया, ओ से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक ना। चलो अब यहां पर क्या हो गया, जी से गेन हो गया, और ये ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, और आर से क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। मतलब तुम लोग को यहां पर ये याद रखना है कि लूज इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। जो लूज कर रहा ना इलेक्ट्रॉन का, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा, और जो गेन करेगा उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। लियो गर, याद रखना, लियो गर, लूज इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। ये याद रखेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन का लूज और इलेक्ट्रॉन का गेन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। बात समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग यहाँ पर डायग्राम से भी समझ सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर अगर डायग्राम से समझे, देखो ये लूज कर रहा, ये लूज कर रहा मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, और जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये गेन कर रहा, गेन कर रहा मतलब रिडक्शन हो गया, और जब रिडक्शन हो गया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यही हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, सेम चीज है। एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा जो ऑक्सीडेशन जिसमें हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो क्या कहला रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला रहा है। बात क्लियर है, समझ में आया? चलो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कंडक्टर के बारे में। टॉपिक हमारा क्या होगा, कंडक्टर। देखो क्या होता है कि हम लोग जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ना, उसको कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जूनियर क्लास में इस चीज के बारे में लोग पढ़े हैं, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग को अच्छे से आता है। लेकिन यहाँ टॉपिक में है तो हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें हट कर पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को यहाँ पर पढ़ना, केमिकल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर स्टडी करना है। चलो तो क्या है टॉपिक है, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन या कंडक्टर, ठीक है ना। चलो तो होता क्या है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिससे करंट का पास होता है, जिससे करंट पास करा सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, कंडक्टर। मेरे पास दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस मेरे पास है। जैसे मान लो मेरे पास एक आयरन का रॉड है, एक आयरन का रॉड है, और एक मेरे पास में क्या है, एक मेरे पास में प्लास्टिक का रॉड है, ठीक है ना। अब बताओ आयरन के रॉड से मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको कंडक्टर कहते हैं। जबकि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जबकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा होता है। ये ना बेसिक डिफरेंस हो गया। चलो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आया। चलो अब क्या हो गया, बोल सकते हैं द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड क्या, कंडक्टर। एक ऐसा सब्सटेंस जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है उसको कंडक्टर कहते हैं। जैसे हमारे पास में हो गया सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और भी ढेर सारा मेटल, जितना भी मेटल्स है वो सारा का सारा मेटल्स, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, कंडक्टर के नेचर का होता है, कंडक्टर कहलाएगा, है ना। सबसे बेस्ट कंडक्टर हमारा सिल्वर होता है, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है ना। और एक ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है उसको हम लोग नॉन कंडक्टर बोलते हैं या इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर बोलते हैं या फिर इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, जैसे एग्जांपल में रबर हो गया, ठीक है ना, वुड हो गया, वैक्स हो गया, ठीक है ना, टाइल्स हो गया, मार्बल्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब किस में आ जाता है, प्लास्टिक हो गया, ये सब किस में आ जाता है, ये सब जो हमारा इंसुलेटर में या नॉन कंडक्टर में आ जाता है। यहां तक क्लियर है। अब ये जो कंडक्टर हमारा होता है, हमको इंसुलेटर के बारे में चर्चा नहीं करना है, हमको इंसुलेटर के बारे में चर्चा नहीं करना है, हमको कंडक्टर के बारे में चर्चा करना है, ठीक ना। चलो तो यहां पर कंडक्टर जो हमारा टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि कंडक्टर कितने टाइप्स का होता है। तो जो अपने पास में कंडक्टर जो है, अपने पास जो
चलो, अपने पास जो कंडक्टर है वो कंडक्टर दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं मेटालिक कंडक्टर, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, मेटालिक कंडक्टर जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारे पास में होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जिसको आयनिक कंडक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलो, तो टॉपिक हमारे पास में है मेटालिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर क्या होता है? एक ऐसा कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराते हैं, क्या पास कराते हैं? इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराते हैं ना, तो बिना ही केमिकल चेंज हुए, बिना ही उसमें किसी तरह का कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता है, उसमें किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, बिना केमिकल चेंज के, बिना केमिकल रिएक्शन के अगर उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करता है ना, तो हम लोग उसको मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं। मेटल्स का होता है मेटालिक कंडक्टर जिसमें किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, सॉरी, कोई इलेक्ट्रिसिटी पास तो करेगा लेकिन किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन के साथ पास नहीं करेगा। तो कह सकते हैं सबस्टांस विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंजेस, बिना ही कोई केमिकल चेंज हुए इलेक्ट्रिसिटी अगर पास होता है ना, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मेटालिक कंडक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में ढेर सारा चीज देख सकते हैं, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इसमें बिजली पास कराएंगे। अगर मान लो कि यही मेरे पास में जो मेटल लिए थे, यहाँ तार जोड़ करके हम लोग यहाँ तार जोड़ करके बिजली पास कराते हैं, तो बताओ इसमें करंट का फ्लो तो होगा, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। तो बिना ही केमिकल चेंज किए अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है ना, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको कहते हैं मेटालिक कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर बोलेंगे? मेटालिक कंडक्टर। बात समझ में आया क्या? क्या बोलेंगे इसको? मेटालिक कंडक्टर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलो, अब देखो क्या होता है अपने पास होता है इसमें जो कंडक्टिविटी जो हो रहा है, इसमें जो कंडक्शन का जो पावर हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट कर रहा है, वो किसके वजह से? वो इलेक्ट्रॉन के वजह से। किसके वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। समझना, ये इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज को इग्नोर करना, ये नेगेटिव है चार्ज है। समझ में आया कि नहीं? हमको डायग्राम कुछ अच्छा वैसा नहीं मिल पाया, इसलिए हम ये वाला लगा दिए समझाने के लिए। समझना कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अभी नहीं बोलना कि ये तो पॉजिटिव है, प्रोटॉन जा रहा है। समझा कि नहीं आया? तो ये इलेक्ट्रॉन है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। इसके पास ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। ढेर सारा क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके वजह से होता है? मेटल्स के जो एटम होता है, उसके मेटल्स के एटम में ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। किसकी वजह से? इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इसमें होता है। एक सिरे से हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे सिरे से निकलेगा, एक सिरे से आएगा, दूसरे से निकलेगा, एक सिरे से आएगा, दूसरे से निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है ना, इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं। और जो कंडक्ट करने का जो पावर होता है ना, उसको बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस हम लोग उसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का पावर जो होगा। बात समझ में आया? चलो, इलेक्ट्रॉन एक सिरे से जाएगा और दूसरे सिरे से क्या होगा? निकलेगा। इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, तो इसके केमिकल कंपोजिशन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसका किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मेटालिक कंडक्टर के नाम से इसको जानते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास में होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा, जो मेटालिक कंडक्टर है ना, उसमें कौन कौन सा फैक्टर है जो उसके कंडक्शन को अफेक्ट करता है। सबसे पहला क्या होगा? नेचर ऑफ कंडक्टर। सबसे पहला क्या होगा? नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। हम लोग जो मेटल ले रहे हैं ना, जो कंडक्टर ले रहे हैं ना, उस कंडक्टर का कैसा नेचर है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि अगर हम लोग सिल्वर में बिजली को पास कराएंगे, किसे पास कराएंगे? सिल्वर में पास कराते हैं। और मान लो टीन में पास कराते हैं, ठीक है ना, टीन बोलो या मान लो आयरन बोल दो, पास कराते हैं, तो किसमें कंडक्ट करने का पावर ज्यादा होता है? तो बहुत अच्छा, सिल्वर में होता है। किसमें होता है? सिल्वर में होता है। तो सिल्वर में होगा क्योंकि इसके पास में रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम होता है, जबकि इसके पास रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, इससे काफी क्या होता है? हाई होता है। तो पहला बात क्या हो गया? नेचर पर डिपेंड कर रहा है, किस नेचर का हमारा मेटल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, उस पर डिपेंड करता है। पहला बात ही। दूसरा बात हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हो गया कि कितना ज्यादा नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ चलो ना,
अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है, क्या ज्यादा है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ज्यादा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो ज्यादा कंडक्ट करेगा, कम है तो कम कंडक्ट करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम पर डिपेंड करेगा। अगला चीज क्या, इस मेटल के डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? मेटल के डेंसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक ना। जैसे मान लो भीड़ भाड़ वाला एरिया है, अब भीड़ भाड़ वाले एरिया में हम लोग दौड़ पाएंगे क्या? नहीं दौड़ पाएंगे, ज्यादा नहीं दौड़ पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। खाली खाली एरिया तो आराम से दौड़ पाएंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो कि बहुत ज्यादा डेंसिटी रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा, मतलब कंडक्टिविटी इसका कम होगा, ठीक ना। अगला हमारे पास में टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं गर्मी का दिन अभी चल रहा है, तो गर्मी में वोल्टेज कम होता है, तो वोल्टेज जब कम होता है क्यों? टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वायर हमारा हीट हो जाता है। वायर जब हीट हो जाता है मतलब उसका रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन का घूरना फिरना जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना क्या होता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसी स्लो की वजह से कंडक्शन भी क्या हो जाता है, कम जाता है। तो इस फैक्टर्स पर हमारा मेटालिक कंडक्टर का जो है कंडक्शन पावर डिपेंड करता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझ में आया क्या? चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं। अगला हमारे पास में होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, या जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इसको हम लोग कहेंगे। अब बात को यहाँ पर समझना, इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं। जैसे मान लो हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं। ये बीकर है, ये क्या है, बीकर है। अब इस बीकर में क्या लेते हैं, इस बीकर में पानी लेते हैं, इस बीकर में क्या लेते हैं, इस बीकर में वाटर लेते हैं, ठीक ना। चलो इस बीकर में वाटर ले लिए, इस बीकर में क्या ले लिए, वाटर ले लिए। पानी कम है, रुको हम लेके आते हैं वाटर। चलो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम बना लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास में इस बीकर में वाटर ले लिए, ठीक ना। अब बताओ, मान लो कि ये वाटर अभी डिस्टिल वाटर है। कैसा वाटर है, डिस्टिल वाटर है। तो बताओ डिस्टिल वाटर है तो दो ठो रॉड लगा करके अगर हम लोग इसमें पोटेंशियल लगाते हैं, अगर हम लोग बिजली अगर पास कराते हैं, अगर हम लोग इसमें बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो बताओ इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा क्या? अगर डिस्टिल वाटर लिए हैं तो नहीं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब हम लोग अगर डिस्टिल वाटर लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इसमें नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके पास उस तरह का कोई चार्ज कैरियर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को जो है मूव करा पाए, इलेक्ट्रॉन को क्या करा पाए, चार्ज मूव करे हमारा, तो नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। लेकिन अगर हम लोग इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, मान लो कि मेरे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, मेरे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, ठीक ना। अगर मान लो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें हम लोग डाल देते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देते हैं। अब बताओ इलेक्ट्रोलाइट्स डालने के बाद और इसको हम लोग इसको थोड़ा सा स्टीरिंग कर देते हैं, थोड़ा सा इसको स्टीर कर देते हैं, ठीक है ना। इसको घोल देते हैं कुछ तरह से। चलो इसको हम लोग इस तरह से कुछ स्टीरिंग करने से ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें घुल गया, ठीक। तो चलो अब बताओ इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे तो क्या कंडक्ट करेगा क्या? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। तो बताओ ये जो कंडक्टर है ना, इसी कंडक्टर को क्या कहेंगे, इसी कंडक्टर को कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहेंगे। अब बताओ इसमें जब हम लोग बिजली पास कराएंगे ना तो इसमें एक तरह का केमिकल चेंजेस होगा, एक तरह का क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा किसी केमिकल चेंज होकर के, कोई केमिकल चेंज होकर के अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से जानते हैं। यानी कि द सब्सटेंस व्हिच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इन देयर मोल्टेन स्टेट या फॉर्म ऑफ एक्वस एंड ठीक है अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन, और केमिकल डिकम्पोजिशन की जिसमें होगा, ठीक ना। अगर हम लोग इसमें दो गो तार जोड़ करके दो गो इलेक्ट्रोड लगा करके हम लोग इसमें करंट पास कराएंगे तो इसमें करंट का पास होगा। कैसे पास होगा? पास तो होगा लेकिन इसमें एक तरह का केमिकल चेंजेस होगा, एक तरह का केमिकल डिकम्पोजिशन होगा। तो इस तरह का केमिकल चेंज करके अगर बिजली पास कर रहा है तो हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, हमारा एसिड भी हो सकता है, ये हमारा बेस भी हो सकता है, ये हमारा क्या हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। अब क्यों ये तीनों है? क्योंकि इसके पास आयंस होता है। अगर हम लोग एसिड की बात करेंगे तो एसिड में H+ आयन टूटेगा, है ना। अगर हम लोग बेस की बात करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, OH- टूटता है। अगर हम लोग सॉल्ट की बात करते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इसमें टूटता है। मतलब ये जो आयंस जो है ना वो एक चार्ज कैरियर का काम करता है, और इसी के फ्लो की वजह से, इसी के मूवमेंट की वजह से इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो पाता है। समझा कि नहीं? अब यहाँ खास बात ये है कि इन सभी को हम लोग
एक्वस फॉर्म में ही हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाते हैं, ठीक है ना। अगर इसी इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर हम सॉलिड फॉर्म में ले लिए, किस फॉर्म में लिए हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट्स को हम सॉलिड फॉर्म में लिए हैं, ये सॉलिड फॉर्म में मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब बताइए सॉलिड फॉर्म में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, दिख रहा है सबको, दिख रहा होगा। चलो अब इसमें हम लोग 2 तार लगा देंगे, एगो तार यहाँ लगा देंगे, एगो तार यहाँ लगा देंगे। अब बोलेंगे इसमें बिजली पास कराते हैं, तो इससे बिजली पास करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि इसका जितना भी आयंस है ना, वो सारा का सारा आयंस क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में एकदम एक ही जगह पर अरे गिर रहा है, एक ही जगह पर क्या हुआ, रुका हुआ है। मतलब क्या होगा, ये मूवमेंट में नहीं है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा। इस मूवमेंट नहीं करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको पानी में डाल देते हैं, और पानी में डालने के बाद क्या हो जाता है, पानी में डालने के बाद हो ये जाता है कि इसका आयंस हमारा डिसोसिएट हो जाता है, और ये डिसोसिएटेड आयन जो है वो इधर उधर मूवमेंट करने लगता है, और इसी मूवमेंट की वजह से इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना चालू हो जाता है। तो याद रखना, ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब मॉल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में लेंगे ना, तभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ये करता है। बात समझ में आया क्या, कहीं कोई तकलीफ है तो बोलो। चलो अब बात करेंगे हम लोग क्या, अब हम लोग बात करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए हैं, अब 2 रॉड लगा दिए हैं और यहाँ बीच बैटरी से जोड़ दिए हैं। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, लेकिन किसी तरह का डिकम्पोजिशन होकर के, किसी तरह का केमिकल चेंज होकर के। तो कोई केमिकल चेंज होकर के इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन अगर कर रहा है ना, तो हम लोग उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आयंस का मूवमेंट हो रहा है, समझा कि नहीं है। मेटल्स वाले में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोले हैं। लेकिन इसमें किस चीज का मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इसमें आयन की वजह से कर रहा है, इसलिए इसको आयनिक कंडक्टर कहा करते हैं। क्या बोलते हैं इसको आयनिक कंडक्टर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, इसको क्या कहते हैं, आयनिक कंडक्टर बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो मेरे पास में है ना, ये जो सॉल्यूशन अभी बन गया, इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, इस सॉल्यूशन को कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो हो रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और इसमें आयंस की वजह से होता है, किसके वजह से होता है, आयन की वजह से होता है, इसलिए इसको आयनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक कंडक्टेंस भी इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर है, देखो आयंस के मूवमेंट की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको आयनिक कंडक्टर, और इसमें कंडक्ट करने का जो पावर होगा उसको आयनिक कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, है तो बताओ। अब जो बताएं ना वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे ना, वो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा सॉलिड फॉर्म में अगर लेते हैं तो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉल्टन या फिर एक्वस फॉर्म में कर देंगे, हम लोग घोल देंगे पानी में, या एक्वस फॉर्म में ले आते हैं या फिर मॉल्टन फॉर्म में लेंगे, तो ही करेगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में उसका आयंस जो है वो रुका हुआ रहता है, वो रेस्ट पे रहता है, उसका मूवमेंट नहीं होता, और इसी मूवमेंट नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे पानी में घोल देते हैं तो घोलने से क्या हो जाता है, इसका आयन सा मूवमेंट हो जाता है, मूवमेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है। यही चीज यहां पर तुम्हारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। बोल सकते हैं द कंडक्टेंस विल नॉट अकर अनलेस द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर फ्री टू मूव, ठीक है ना। देयरफॉर दिस सब्सटेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट और इन देयर एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन। इस आयन का मूवमेंट हो जाता है सॉलिड किसमें, लिक्विड में, एक्वस में या फिर मॉल्टन फॉर्म में। सॉलिड में मूवमेंट नहीं हो पाता है, इसी मूवमेंट नहीं होने पाने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इसमें नहीं हो पाता है। बात समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत है किसी को। चलो अब देखो क्या होता है ना, इसके अलावा कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसा भी होता है जिसको वाटर में घोलने के बाद हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से जानते हैं। जैसे पता, यूरिया को मिक्स करेगा पानी में, यूरिया को वाटर में मिक्स करेगा, सॉलिड में तो नहीं होता है, पानी में घोलने के बाद ही होता है। तो अगर हम लोग इसको डिसॉल्व कराते हैं, अगर इसको हम लोग पानी में घोलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। समझाया कि नहीं आया, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आयंस का डिसोसिएशन नहीं होगा, आयंस इसमें डिसोसिएट नहीं होगा, आयंस नहीं टूटेगा। और जब आयंस ही नहीं है, मतलब चार्ज कैरियर नहीं है, चार्ज कैरियर ही नहीं इसको इधर से उधर मूव कराता है। समझाया कि नहीं आया, तो चार्ज कैरियर ही नहीं है। मान लो कि तुमको कहीं जाना है, उस जगह का बस मिलता ही नहीं है, कहीं मिलेगा ही नहीं, तो किससे जाएगा, और एक ही जगह एक ही चीज है जाने का बस,
तो बस ही तुम्हारा यह बोल सकते हैं क्या, ले जाने वाला जो कैरियर है वही नहीं है, तो कौन लेके आएगा, लेके जाएगा नहीं, कोई लेके आएगा जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। बात समझा ना। चलो उसी तरह से हम लोग शुगर लेंगे तो शुगर को भी घोल कर देंगे, शुगर का घोल कर देंगे मतलब शरबत बना देंगे, और उस शरबत में हम लोग क्या करेंगे, दो रॉड लगा करके बिजली पास कराएंगे, तो भी नहीं हो पाएगा, तो भी नहीं होगा, ठीक ना। ग्लूकोज से भी नहीं होगा, इथाइल अल्कोहल से भी नहीं होगा, यूरिया से भी नहीं होगा। तो जिससे जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता, एक ऐसा सब्सटेंस बोल सकते हैं द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मोल्टेन स्टेट और थ्रू देयर एक्वस सॉल्यूशन। ना तो मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ना ही एक्वस में करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है किसी को, अरे हाँ या ना बोलो, क्लियर है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारे पास में है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी जो हम लोग पढ़े हैं ना इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग देख रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इसको दो रूप में बांटा गया है, एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक ना, और एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि हम लोग जितना भी इसमें मॉलिक्यूल्स डाल दिए ना, सारा का सारा मॉलिक्यूल्स टूट गया। अगर 100% डिसोसिएट होता है ना मॉलिक्यूल्स का, तो हम लोग उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग, और 100% नहीं होता है उसको वीक कहते हैं। तो दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास होता है, किस बेसिस पर, दो तरह का। इसका जो क्लासिफिकेशन जो किया वो किस बेसिस पर किया गया, तो क्लासिफिकेशन हमारा होगा एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन मतलब कितना तक टूटा है, कितना एक्सटेंशन तक टूटा है, ये समझाया कि नहीं है, कितना एक्सटेंशन तक टूटा। अगर मान लो कि हम लोग कुछ को मिलाएं, उसका 100 का 100 मॉलिक्यूल्स, मान लो 100 मॉलिक्यूल्स मिला दिए ना, तो 100 का 100 मॉलिक्यूल्स टूट गया। तो 100 का 100 मॉलिक्यूल्स टूट गया मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है वो। लेकिन अगर 100 का 100 नहीं टूटा है, 30%, 20%, 30%, 20%, 50% ऐसा टूट रहा है, तो क्या कहलाएगा, तो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। यहां तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत है। चलो अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और अगर देखें एक्सप्लेनेशन, तो क्या बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयन, ठीक ना। तो एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो, ऑलमोस्ट आयंस हमारा डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब 100 का 100% डिसोसिएट या 99%, 98% ऐसा ऑलमोस्ट कंप्लीट रूप से डिसोसिएट हो जाता है। उस इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट्स को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से जानते हैं। एग्जांपल क्या क्या होगा, एग्जांपल हो जाएगा NaCl, KCl, HCl, NaOH, NH4, NO3 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन रहता है, और ऐसा भी रहता है कि बताओ इसमें से कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा डिसोसिएट स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन सा वीक है। इसका एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना, ठीक है ना। चलो जैसे ये मेरे पास में सॉल्ट है, जो मेरे पास में क्या है, NaCl लिए हैं, तो NaCl लिए क्या है, ये जो NaCl हम लोग लिए हैं, ये NaCl क्या है, ये NaCl हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो हम लोग मिला देंगे तो क्या होगा, 100 का 100% डिसोसिएट हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएगा। ये बात समझ में आया। दूसरी तरफ हमारे पास में होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, उसमें कंप्लीट रूप से डिसोसिएट नहीं होता है। कह सकते हैं द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कंप्लीट रूप से क्या होगा, आयोनाइज नहीं होगा, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से जानते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा होता है ना, इसका एग्जांपल क्या क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया एसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, H2CO3 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, H3BO3 हो गया, HCN हो गया, HgCl हो गया, ठीक है ना, ZnCl2 हो गया, NH4OH हो गया। ये सब एग्जांपल किसका हो गया, ये सब एग्जांपल हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का होगा। तो ये सब का आयंस 100% डिसोसिएट नहीं होगा, जबकि ये सब का 100% डिसोसिएट हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स समझने में किसी को कोई परेशानी है तो बता दो, आगे बढ़ें। चलो अगला टॉपिक हमारे पास में, अब हम लोग इसको देखो, स्ट्रॉन्ग वाला तो 100% टूट गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो था वो 100% टूट गया, वीक वाला 100 नहीं टूटा। तो कितना तक टूटा है, उसका एक्सटेंट तो होगा ना, कि हाँ ये 40% टूटा, ये 30% टूटा, ये 50% टूटा, ये 60% टूटा। तो कितना एक्सटेंट तक टूटा है, कितना फ्रैक्शन तक टूटा है, 100 में से कई को पार्टिकल्स टूटा, 100 में मान लो 50 टूटा है, मान लो 60 टूटा है। तो ये जो एक्सटेंट ऑफ जो डिसोसिएशन हो रहा है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग
कह सकते हैं कि द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग का नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो 100% टूट ही जाता है ना, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस हम लोग करते हैं, ठीक है ना, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहा जाता है। अब यहां पर एक चीज बताना, ये एक तरह का फ्रैक्शन होता है, इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी आल्सो डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आयोनाइज इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मान लो 100 था, 100 मॉलिक्यूल्स मान लो था, 100 मॉलिक्यूल्स था, तो 100 में से मान लो 20 ही टूटा है, तो कितना फ्रैक्शन है, कितना, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना, फ्रैक्शन है किसका, टोटल नंबर में से कितना मॉलिक्यूल्स हमारा टूटा है, कितना मॉलिक्यूल्स हमारा क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ है, कितना मॉलिक्यूल्स हमारा क्या हो गया, आयोनाइज हुआ है। इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के नाम से जानते हैं। समझा कि नहीं? अब ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ना, इसको अल्फा सिंबल से, कौन सा सिंबल से, अल्फा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अल्फा का जो वैल्यू होता है ना, स्ट्रॉन्ग के लिए 1 होगा, किसका होगा, स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। और अल्फा का वैल्यू जो है, अल्फा का वैल्यू जो है वो, अल्फा का जो वैल्यू है वो ग्रेटर क्या होगा, स्मॉलर देन 1, क्या होगा, स्मॉलर देन 1, किसके लिए, वीक के लिए, किसके लिए, वीक के लिए जो है स्मॉलर देन क्या होगा, 1 होगा। अब क्यों स्मॉलर देन 1 होगा, बात को समझो। जैसे मान लो ये 20 ही टूटा है, सॉल्व करो उसको, कितना आएगा, 0.20, मान लो 30% ही टूटा है, 30 टूटा है, तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, 0.30। मान लो 40 टूटा है तो 0.40, जो भी आ रहा है वो 1 से कम ही ना आ रहा है। इसलिए याद रखना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 होता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा का वैल्यू ऑलमोस्ट, ठीक है ना, इक्वल टू 1 होता है। अब ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि मान लो 99% टूटा, ऑलमोस्ट में टूटने की बात किए थे, 99% टूटेगा, तो 99 टूटेगा तो क्या होगा, 0.9। इस 0.9 को 1 के ही रूप में लिया जा सकता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? चलो अब बात करेंगे हम लोग कि फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी कि जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो बनाए हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हम लोग है मेरे पास में है, अब बताइए किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, इसका जो कंडक्शन पावर है ना, इसका जो कंडक्टेंस जो है ना, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर हो गया, जो भी सॉल्यूट मिला रहे हैं ना, वो सॉल्यूट का सॉल्यूट इंटरेक्शन पर डिपेंड करेगा। मान लो कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स और दूसरा सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स कहाँ गया, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लो कि मेरे पास एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स है, चलो ये सॉल्यूट है, ये क्या हो गया, ये सॉल्यूट है। अगर हम इसको मिला दिए तो सॉल्यूट और सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो टूट ही नहीं रहा है, ये टूटने का नाम भी नहीं ले रहा, ठीक है ना। तो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, अगर सॉल्यूट का इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगा, ठीक है ना, इंटरेक्शन सॉल्यूट का इंटरेक्शन काफी स्ट्रांग होगा, तो बताओ ये टूट पाएगा क्या, नहीं टूट पाएगा। और जब ये टूट ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, ये आयंस में नहीं बनेगा, मूवमेंट नहीं होगा इसका। जब मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो याद रखना, सॉल्यूट के इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर सॉल्यूट इंटरेक्शन अगर लार्ज होगा ना, तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन हमारा लेस हो जाएगा। अब बताओ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग है, मान लो इसको हम लोग फेविक्विक से चिपका दिए, तो फेविक्विक से चिपकाए हैं तो क्या होगा, ये टूटने का नाम नहीं लेगा। लेकिन अगर मान लो इसको गम से चिपकाए हैं, जो फेविगम जो आता है छोटा वाला, उससे चिपकाए हैं, तो फेविगम वाला तुरंत टूट जाएगा, है ना। तो उसका तुरंत टूटेगा मतलब क्या होगा, आयंस तुरंत बन जाएगा, मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग में आ गया, मतलब क्या हो गया, इसका कंडक्शन का पावर ज्यादा होगा। मान लो हम लोग क्या किए हुए हैं, फेविक्विक से चिपका दिए, तो स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। जब स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, स्ट्रांग होगा तो टूटने का नाम नहीं लेगा, नहीं टूटेगा मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इसमें नहीं होगा। फेविगम से चिपकाएंगे तो आराम से टूट जाएगा, समझ आया कि नहीं आया। तो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन अगर स्ट्रांग होगा, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन अगर क्या होगा, स्ट्रांग होगा, तो इसका एक्सटेंट भी हमारा कम होगा, कंडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है,
बात समझ में आता है? कोई दिक्कत है? चलो अब इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। अब दूसरा चीज हमारा किस पर डिपेंड करेगा? सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन पर डिपेंड करेगा। जो हम लोग मिला दिए ना वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन पर डिपेंड करेगा। मान लो सॉल्यूट हमारा सॉल्वेंट से जाकर के फोर्स क्या हो गया, ये बॉन्ड बनाया है, तो क्या हो गया, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसका इंटरेक्शन है वो काफी स्ट्रांग है। तो अगर काफी स्ट्रांग है तो ये क्या करेगा, इसको जाने नहीं देगा, इसको मूवमेंट करने नहीं देगा। इसका मूवमेंट क्या होगा, इसका मूवमेंट जो है नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अब ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से चिपक गया है, तो ये इसको रोक के रखा है, नहीं जाना है तुमको, रुको रुको रुको, नहीं जाना है तुमको, रुको रुको, ये रोक के रखा है। तो जो मूव ही नहीं कर पाएगा, ये इसका मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, कंडक्टिविटी हो पाएगा क्या? नहीं। तो उस कंडीशन पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो दूसरा हमारे पास में क्या होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स वो दोनों का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होगा, काफी स्ट्रांग होगा। मतलब बोल सकते हैं कि उसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा, उसका विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझा कि नहीं? जैसे मान लो हम लोग अगर 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 लेते हैं क्या, नमक को ही, इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर पानी में घोलते हैं और हम लोग नमक इलेक्ट्रोलाइट्स को मान लो मधु में घोलते हैं, तो मधु में डालेंगे तो क्या होगा, वो जो पार्टिकल्स है क्या मूव कर पाएगा क्या? हायर विस्कस सब्सटेंस में मूव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लेकिन पानी में आराम से मूव कर पाएगा। तो मूवमेंट ज्यादा है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। बात क्लियर है? तो ये सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हम बात करेंगे पहला सॉल्यूट सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा और सॉल्वेंट सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। इन तीनों के अलावा और भी कुछ कुछ फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर। इलेक्ट्रोलाइट्स का कैसा नेचर है उस पर डिपेंड करेगा कंडक्शन पावर हमारा, ठीक है ना। वीक रहेगा तो स्ट्रॉन्ग, हाई और वीक रहेगा तो क्या हो जाएगा, वीक अगर रहेगा तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो क्या होगा, कम कंडक्शन करेगा। लेकिन अगर स्ट्रांग रहेगा तो ज्यादा करेगा, है ना। तो नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, किस में मिला रहे हैं, किसको घोल, किस में घोल रहे हैं। जैसे मान लो कि हम NaCl को पानी में घोलते हैं, NaCl को पानी में घोलते हैं, तो पानी में इजीली वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। पानी में इजीली क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अब बताओ, आसानी से टूटा तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हुआ, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर इसी को हम कैरोसिन में घोलेंगे तो बताओ घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा। वही इलेक्ट्रोलाइट से एक में घुल रहा और एक में नहीं घुल रहा, मतलब मेरा नेचर कैसा है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का नेचर कैसा हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस चीज पर डिपेंड करेगा। अगला हो गया कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। हायर कंसंट्रेशन है कि लोअर कंसंट्रेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएशन पढ़ेंगे कि कैसे हमारा डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर भी। ज्यादा कंसंट्रेशन कर देंगे तो क्या होगा, कम कंसंट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी। बात करेंगे मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है, यहां तक क्लियर है। अगला हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। तो हम लोग तीन चीज देखें, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट। इसके अलावा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हमारा हो गया, हम लोग का टेम्परेचर हो गया, तीसरा क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। इन सभी चीज पर इसका कंडक्शन पावर डिपेंड करता है कि कितना बिजली कंडक्ट करेगा। वो डिपेंड करेगा किस पर, डिपेंड करेगा इसके ये सब प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा, ये सब फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, है तो बता दो, समझ में आता है। चलो अगला हमारे पास में आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब देखो समझो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है। हम लोग क्या किए हैं, यही चीज हमने पास है, यही चीज सेम चीज यहाँ लिए हैं, ठीक ना। इसमें कॉपर सल्फेट लिया है, हम यहाँ NaCl ले लिए हैं। अब बताओ दो ठो रॉड लगा देंगे, इसमें दो ठो क्या लगा देंगे, रॉड लगा देंगे, जैसे डायग्राम में दिखाया गया। और रॉड लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे, हम लोग यहाँ वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, हम लोग यहाँ बैटरी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे। तो बैटरी लगाने से क्या होगा, बैटरी जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर करंट का फ्लो होगा। क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, ठीक ना। तो जो करंट का फ्लो होगा तो हर एक इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट को फ्लो कराने का जो पावर होगा, ठीक है ना, जो पावर होगा इस इलेक्ट्रोलाइट्स का, कह सकते हैं द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इज कॉल्ड कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, इज कॉल्ड कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। देखो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स में हायर पावर होगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने का, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स में कम होगा। स्ट्रॉन्ग अगर लेंगे तो हाईली कंडक्ट करेगा, वीक लेंगे तो क्या होगा, कम एक्सटेंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो इस इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या पावर है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने का, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस के नाम से इसको जानते हैं। बात क्लियर है, समझ में आया कि। चलो हम लोग बोलेंगे व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड डिप्टेड इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आयन,
ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मूव एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, एंड द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी कहते हैं। बात क्लियर है? यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या पावर है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने का, उसी को कहते हैं कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब जिस तरह से हमारे पास जो नॉर्मल कंडक्टर जो होता है, नॉर्मल मेटालिक कंडक्टर, जो कि ओम्स लॉ हम लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, हम लोग क्लास 10th में इस चीज के बारे में पढ़ के आए हैं कि हमारा जो कंडक्टिंग जो भी मेरे पास कंडक्टर होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, उसी तरह से ये सब कंडक्टर भी हमारा क्या करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है ना। अब बताओ ओम्स लॉ क्या होता है, हम लोग ये सब चीज पहले से ऑलरेडी जानते हैं, हम सपोज करके चल रहे हैं कि ये ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, ये सब तुम लोग को ऑलरेडी मालूम होगा, इसलिए इस पर डिटेल बात हम नहीं करेंगे, तुम लोग को ये सब अच्छे से पता है, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग जैसा कि जान रहे हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, एट अ गिवन फिजिकल कंडीशन पर क्या होता है, जो भी मेरा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, आई होगा। जैसे पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो क्या लग जाता है, यहाँ पर लग जाता है एक रेजिस्टेंस लग जाता है, आर लग जाता है, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, V = I × R, ये ओम्स लॉ कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कुछ फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो क्या है, ये जो R जो देख रहे हैं, ये R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। R क्या बोलते हैं, R को कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस कहते हैं। बहुत अच्छा, ये रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन में, सॉरी कोई भी कंडक्टर में जो है, कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को मूव करने में जो अपोज लगाएगा, रोकेगा उसको कि मत जाओ तुम, मत जाओ तुम, मत जाओ तुम, तो ये जो अपोज कर रहा है ना, इसी अपोजिशन को हम क्या कहते हैं, इसी अपोजिशन को रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको रेजिस्टेंस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। बात समझ में आया क्या? चलो अब ये जो रेजिस्टेंस है इसको निकालेंगे तो R = क्या हो जाएगा, V / क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, V / क्या हो जाएगा, I हो जाता है, ठीक ना। अब ये जो रेजिस्टेंस हमारा कुछ चीज पर डिपेंड करता है, क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है, तो R जो मेरा हो गया सबसे पहला डिपेंड करेगा किस पर, L पर। किस पर डिपेंड करेगा, L पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, लेंथ पर डिपेंड करेगा। दूसरा हमारा क्या हो गया, किस पर डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, A पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है ये, लेकिन हम लोग यहाँ दो ही चीज अगर इसको लेकर के करेंगे, एक इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने से क्या होगा बताओ, R जो होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा, है ना। अगर इस प्रोपोर्शनल को यहाँ से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है, तो बताओ क्या लगता है कांस्टेंट, यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाएगा, रो लग जाएगा। रो को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको, रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, L/A, L/ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। चलो अब देखो क्या है, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो टर्म्स है इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है ना। चलो या फिर इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। अब तुमसे पूछ दे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या है, तो हम लोग कहेंगे, बात को समझना, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जब मेरे पास L का वैल्यू 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है ना, और जब एरिया A को हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना, तब हम लोग इसको अगर पुट करते हैं R में, R बराबर क्या होगा, रो इंटू इसके जगह पर 1 रखो और इसके जगह भी क्या रखो, 1 रखो, तो क्या होगा बताओ, सॉल्व होकर 1 ही आएगा। तो R जो है इक्वल टू क्या कहलाएगा, रो, यानी रो बराबर क्या कहलाएगा, R कहलाएगा। तो रो जो है एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। कब रेजिस्टेंस कहलाएगा ये, जब हमारे पास में लेंथ हमारा 1 सेंटीमीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। मतलब एक क्यूब बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एक छोटा सा क्यूब बना लेंगे, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें जो मेरे पास में क्या होगा, इसमें जो मेरे पास रेजिस्टेंस होगा ना, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं रेसिस्टिविटी। जैसे मान लो कि मेरे पास में ये जो एरिया है ना, ये एरिया यूनिट एरिया है, क्या है, यूनिट एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये जो लेंथ है ना, ये भी मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मान लो है नहीं ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये क्या हो गया, यूनिट है, और ये भी क्या है, यूनिट। तो यूनिट एरिया और यूनिट क्रॉस सेक्शन में जो कंडक्टर जो इसमें है ना प्रेजेंट, अब इसी इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा, वही रेजिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी कहलाएगा। मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिट लेंथ वाला कोई सिस्टम लेंगे और उसी सिस्टम में हम लोग कोई कंडक्टर को रख देते हैं, और उसी कंडक्टर को रखने के बाद उस कंडक्टर का जो
रेजिस्टेंस होगा, जो अपोज करने का कैपेसिटी होगा इलेक्ट्रॉन को या आयन को, उसी अपोजिशन पावर को, उसी रेजिस्टेंस को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यूनिट कंडक्टर ऑफ लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस हमारा रेसिस्टिविटी कहलाता है। इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। स्पेसिफिक मतलब क्या हो गया? एक स्पेसिफिक कंडीशन दे दिए हैं कि एरिया भी हमारा एक है और लेंथ भी हमारा एक है, और इस सिस्टम का यूनिट एरिया यूनिट क्रॉस सेक्शन पे जो रेजिस्टेंस हमारा होगा वही रेजिस्टेंस हमारा रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आया? बोलो 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 बोलो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। चलो अगला टॉपिक ये बता दिए रेजिस्टेंस क्या होता है। मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट को फ्लो करने का जो मेजरमेंट होता है, करंट कितना फ्लो कर रहा, करंट कितना फ्लो कर रहा, उसको अपोज करने का जो मेजरमेंट होता है, इट मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो द करंट। ठीक ना? अब पढ़े अभी हम लोग R प्रोपोर्शनल टू L बाय A, तो R बराबर क्या होगा? रो इंटू L बाय A। अगर रो निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? RA बटे L हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। अगर हम लोग रेसिस्टिविटी का रो का यूनिट निकालें, बात समझा, रो का यूनिट निकालें, तो रो बराबर क्या देखें? RA बटे L, RA बटे L। अब बताओ रो बराबर क्या होगा? R का मतलब क्या हो गया? ओम हो गया, और A मतलब एरिया हो गया। एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे और लेंथ का भी सेंटीमीटर लिखेंगे, तो यहाँ का सेंटीमीटर यहाँ का सेंटीमीटर कटेगा, तो रोह का जो यूनिट हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे? ओम सेंटीमीटर बोलेंगे। किसका? रोह का। रो बोले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी, इसका क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? वही चीज हम लोग देखें अभी, सेम चीज 1 सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। यही चीज जो एक्सप्लेन किए थे इस स्लाइड में, ये स्लाइड में, वही चीज हमारा यहाँ पर सेम चीज है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया कि नहीं आया? डेफिनेशन का इसका देखेंगे तो रेसिस्टिविटी में बी डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ and having area of cross section equal to 1 centimeter cube, 1 centimeter square, या in another word बोल सकते हैं it is a resistance between opposite face of 1 centimeter cube। ये क्यूब हो गया, और एक क्यूब का ये फेस और एक क्यूब का ये फेस, तो अपोजिट फेस में जो भी हमारे पास में जो कंडक्टर रखा है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा ना, वही रेजिस्टेंस हमारा रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। बोलो समझ में आया? चलो अब बात करते हैं कंडक्टेंस। ये जो है ना रेजिस्टेंस का उल्टा है। किसका उल्टा है? रेजिस्टेंस का उल्टा है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग कह सकते हैं। देखो इसमें क्या था, इसमें क्या था कि करंट को रोकने का मेजरमेंट। अब इसमें कितना इजीली करंट फ्लो कर सकता है, कितना इजीली करंट हम लोग फ्लो कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं इट इज अ मेजर ऑफ ईज, मेजर ऑफ ईज विथ विच करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर, यानी कि कितना आसान से, कितना आसानी से, कितना इजीली हमारा करंट फ्लो कर सकता है किसी कंडक्टर से, इसी के मेजरमेंट को कंडक्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस जैसा था रेजिस्टेंस, उसी का उल्टा कहलाएगा कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। बात समझ में आया क्या? चलो अब इसको डिनोट करते हैं जी से। ये किसी किसी बुक में सी से भी डिनोट किया हुआ है, कंडक्टेंस यानी सी। तो क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है तो 1/r लिख दो, इनवर्स हो जाता है तो 1 क्या लिख दो? r लिख दो। बात समझ में आया क्या? अब इसका एसआई यूनिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट हो जाएगा, देखो जी बराबर क्या हो जाएगा? 1/ρ, 1/r, तो क्या हो जाएगा? नीचे वो ओम हो जाएगा। अब इस ओम को ऊपर करो तो ओम इनवर्स। क्या बोलेंगे? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम जो होता है ना, ओम, ओम को हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, ओम अगर रहेगा तो इसको ओम पढ़ते हैं, ओएम। अगर इनवर्स में लिख देंगे ना तो उसको उल्टा करके पढ़ो। उल्टा करके पढ़ने का मतलब महो, उसी का उलट दो, महो। ओम का उल्टा महो, ओम का उल्टा क्या हो जाएगा? महो। समझ में आया? कहीं कोई तकलीफ है तो बोलो। ओम का उल्टा क्या हो जाएगा? महो हो जाएगा। ये इसको हम लोग साइमन भी बोलते हैं, जैसे जॉर्ज साइमन ओम नाम था, ओम साहब का नाम का था, तो ओम तो ले लिए रेजिस्टेंस के लिए। अब क्या करेंगे हम लोग? महो थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है, महो क्या होता है? उल्टा नाम पढ़ दिया महो, इसलिए क्या किया गया? उसका दूसरा नाम जो था साइमन ले लिया गया। तो जॉर्ज साइमन ओम, इसको एस से भी डिनोट करते हैं। इनवर्स ओम को साइमन यानी कि एस से भी डिनोट किया जाता है। इसी को कहते हैं कंडक्टेंस। कितना इजीली करंट फ्लो कर सकता है किसी कंडक्टर में, कितना अपोजिशन होगा उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, कितना इजीली करंट फ्लो कर सकता है उसको कंडक्टेंस कहते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है किसी को? चलो अगला टॉपिक हमारे पास में आता है मोलार कंडक्टिविटी।
टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारे पास में है मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी को समझते हैं। देखो क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी। मेरे पास ये अभी सॉल्वेंट है, ये क्या है मेरे पास? अभी एक सॉल्वेंट है। अब देखो हो क्या रहा है कि हम लोग इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाएंगे और इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाने से इसका जितना कंडक्टिंग पावर होगा ना, उसी कंडक्टिंग पावर को हम लोग कहते हैं मोलार कंडक्टिविटी। यानी हम लोग कह सकते हैं इट मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द आयन डिसॉल्विंग पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी क्या बोल सकते हैं, इसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें कितना कंडक्टिंग पावर होगा अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स अगर मिलाए हैं तो, ठीक है ना। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से कितना कंडक्टिंग पावर इसका होगा। कह सकते हैं इट मे बी डिफाइंड एज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये जो भी मेरे पास में गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इस गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाने से कितना कंडक्टिंग पावर होगा, इसी कंडक्टिंग पावर को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मोलार कंडक्टिविटी। बात समझ आया कि नहीं आया? चलो फिर से एक बार देखते हैं। मान लो देखो ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में एक सॉल्वेंट हो गया। अगर इस सॉल्वेंट में हम लोग क्या करते हैं, ये मान लो मेरे पास में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स है। कितना इलेक्ट्रोलाइट्स है? मान लो कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स को इस सॉल्वेंट में मिलाने से, ठीक है ना, सॉल्वेंट में मिलाने से यानी सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम मिलाए हैं, 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाए हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से इसमें कितना कंडक्टिंग पावर होगा, उसी को कहते हैं मोलार कंडक्टिविटी। समझ में आया? कहेंगे कि कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये गिवन वॉल्यूम सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से क्या कंडक्टिंग पावर होगा। सिंपल सा चीज है, कोई दिक्कत है क्या? है तो बोलो। चलो अब देखो क्या होता है, हम लोग इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। किस डिनोट करते हैं? लैम्डा, और यहाँ पर बेस में इसका m लिख देंगे। ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा और बेस में क्या लिख देंगे? m लिख देंगे। क्लियर है? लैम्डा और बेस में क्या लिख देंगे? m लिख देंगे हम लोग इसको, ठीक है ना। इसी से डिनोट इसको करते हैं। अब देखो क्या होता है, बात समझना। हम लोग जानते हैं कि अच्छा एक चीज यहाँ पर छूटा था, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कंडक्टिविटी। हम लोग इसको कंडक्टिविटी जो रहता है उसको किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं कप्पा से। किससे डिनोट करते हैं? कप्पा साइन से डिनोट करते हैं। कप्पा किससे डिनोट करते हैं? कप्पा से हम लोग डिनोट करते हैं कंडक्टिविटी को। जिस तरह से रेसिस्टिविटी था ना, उसी का उल्टा हमारा होता है कंडक्टिविटी। शायद ये छूट चुका है ना, चलो इसको पहले देख लेते हैं एक बार। तो क्या होता है कि रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी कहलाता है। और कंडक्टिविटी जो हमारा होता है वो कप्पा, किससे डिनोट करते हैं? कप्पा से। जैसे था ना कि कितना रोकेगा, एक क्यूबिक सेंटीमीटर का जो ब्लॉक ले लेंगे या वॉल्यूम लेंगे, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स मेरे पास में है उसमें कितना रोकने का पावर, उसको रेजिस्टिविटी कहते थे। कितना इजीली फ्लो कराएगा एक क्यूबिक में, इसी में कितना फ्लो कराएगा, उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे कंडक्टिविटी कहेंगे। इसी कंडक्टिविटी को कप्पा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कप्पा साइन से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो चलो अब देखो क्या है, इसी में मोलर कंडक्टिविटी जब हम लोग बात किए कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से कितना कंडक्टिविटी पावर होगा इसको किससे नोट करेंगे? इसको नोट कर देंगे क्या? लैम्डा m से करेंगे। अब बताओ, हम लोग जानते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का कितना होता है? कप्पा हो जाएगा। तो भी का कितना हो जाएगा? भी कप्पा। क्या होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का क्या कप्पा होगा? कंडक्टेंस हमारा, कंडक्टिविटी। लेकिन भी सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा? भी कप्पा। कितना हो जाएगा? भी कप्पा हो जाएगा, भी इंटू कप्पा हो जाएगा। अब बताओ हम लोग इसका ये वाला क्या लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास में गिवन वॉल्यूम सॉल्यूशन है उसका क्या हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 1 मोल ना मिला रहे हैं, 1 मोल मिला रहे हैं, तो हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग लैम्डा m बराबर क्या कर सकते हैं? कप्पा हो जाएगा। अब ये जो वॉल्यूम कितना का मेरे पास 1 मोल का है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर देंगे m से। किससे डिवाइड कर देंगे? m से। अब m से डिवाइड किए तो m अगर मेरा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम में अगर लेंगे इसको, ठीक है, ml में अगर लेंगे तो ml में लेंगे तो क्या होगा? यहाँ से 1000 से हम लोग इसमें डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से इसमें डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है? चलो, तो ये मेरे पास में था क्या? मोलार कंडक्टिविटी। इसको किससे हम लोग इसका यूनिट अगर निकालेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा? देखो यूनिट हमारा हो जाएगा क्या? ऊपर में जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का कितना होता है? होता है क्या? महो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे मोल है तो पर मोल हो जाएगा। महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये मेरे पास इसका यूनिट निकल करके आया। यहां तक क्लियर है सबों को? कोई दिक्कत है? आया समझ में? चलो, तो आज
जो है हम लोग मोलार कंडक्टिविटी तक देखें। अगले क्लास में हम लोग इसी का एप्लीकेशन देखना है, मोलार कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक ना। चलो हेलो, हाँ हाँ आ रहे हैं